हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो दिल्ली पुलिस वालों का जो प्रैक्टिस सेशन नहीं हो पा रहा था, आज उसकी क्लास को मैं लेकर लाइव हूँ। आप मतलब लाइव क्या, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन वो लाइव के जैसा ही चलेगा ना भाई, प्रीमायर करके चलाता हूँ। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों का इस क्लास में बहुत 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 स्वागत है। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर चौथा है, और इसकी व्याख्या मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों को पता है, व्याख्या आप लोगों को दी जाएगी और आप लोग खुद पढ़ेंगे उसको, क्योंकि भाई कुछ मेहनत मैं, कुछ मेहनत आप, तभी जो है सिलेक्शन का रास्ता तय होगा। ऐसे नहीं कि सारी मेहनत मैं ही करूं भाई, तुम कुछ ना करो तो सिलेक्शन का रास्ता हो जाएगा तय। नहीं भाई, तुम्हें मेरी मेहनत करनी होगी, तभी सिलेक्शन का रास्ता क्या होगा, तय होगा। चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है। दिल्ली पुलिस और ये सीएचएसएल एमटीएस इन सब के लिए भी चल रहा था, उसी का है भाई ये वाला। ठीक है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, बी आर अम्बेडकर जी हैं, सरोजनी नायडू हैं, या राजमोहन गांधी हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। मैंने आंसर जल्दी ही बता दिया, लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को समय दूंगा कि आप लोग इसका आंसर बताएं। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से जुड़ा हुआ है, वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, या फिर बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? आप लोग बताइए इसका आंसर। ब्लीडर जो शब्द है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, बॉक्सिंग से, किस खेल से जो है ब्लीडर शब्द जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से जो है हमारा ब्लीडर शब्द जो है वह जुड़ा हुआ है। ब्लीडर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चेपू किस एक अनूठा सांस्कृतिक चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? भूटान का, चीन का, म्यांमार यानी कि बर्मा का, या फिर नेपाल का? चेपू चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? भूटान का है, या चीन का है, या म्यांमार का, या फिर नेपाल का? चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, नेपाल। नेपाल जो है चेपू का एक अनूठा सॉरी चेपू जो है नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक क्या है? प्रतीक है। ठीक है, चेपू। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? असम में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में? भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? असम में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, या फिर राजस्थान में? अहोम कैसे लिखा जाता है बाबू? ए से। ठीक है, अहोम ए से, तो असम। अहोम असम, अहोम असम। अहोम जो है असम में शासन करते थे, अहोम वंश के शासक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? एन्नोर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट, पारादीप पोर्ट? कौन सा है इसमें से भाई? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ द फॉलोइंग इन द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही नीचे दिए गए हुए सभी जो हैं उनमें से सबसे बड़ा क्या है? कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। पवन चक्की यानी कि टरबाइन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा को जो है यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है? विंड टरबाइंस कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय, केमिकल यानी कि रासायनिक, ग्रेविटेशनल जो है यानी कि गुरुत्वीय। पवन चक्की जो टरबाइन होता है वह किसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को जो है पवन चक्की जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विंड टरबाइंस कन्वर्ट है काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। पवन चक्की टरबाइन
जो है गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी यात्री कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन या फिर निकोलाई बुल्गानिन। ठीक है, बुल्गानिन। Who was the first Russian prime minister to visit independent India? व्लादिमीर पुतिन या फिर मिखाइल गोर्बाचेव या फिर बेसिर थे या फिर निकोलाई थे, कौन थे इसमें से बाबू? ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, निकोलाई बुल्गानिन थे। कौन थे? निकोलाई बुल्गानिन। निकोलाई बुल्गानिन was the first Russian prime minister to visit इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है बाबू, ये हमारा जो है ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कीड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, या फिर जियोलॉजी कहा जाता है, या एंटोमोलॉजी कहा जाता है? 8वां प्रश्न हमारा क्या है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following was the largest सर्वाइविंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? एनडी तिवारी जी थे, या पद्मजा नायडू थे, या फिर सरोजनी नायडू, या फिर लक्ष्मीकांत झा? कौन थे इसमें से? ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट सर्वाइविंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, पद्मजा नायडू। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, पद्मजा नायडू। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन ए ईयर? एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 5, 2, 3, 7। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने जो है सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 3। कितने किए जाते हैं? सत्र आयोजित किए जाते हैं, 3 सत्र जो है वह आयोजित किए जाते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन द ईयर? तो 3 जो है ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 11 के पहले क्वेश्चन यहीं पर पढ़ लो भाई, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा लास्ट तक दिया हुआ है, इसलिए दिखेगा नहीं वो। Which theory is used to make long run predictions about exchange rates in flexible exchange rate system? एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कार्य शक्ति समता सिद्धांत, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, भुगतान संतुलन सिद्धांत, इंटरेस्ट रेट अप्रोच ब्याज दर दृष्टिकोण, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, पोर्टफोलियो जो है संतुलन दृष्टिकोण। इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्य शक्ति समता सिद्धांत। एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लचीली अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए कार्य शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बाबू, किस शक्ति का उपयोग किया जाता है? कार्य शक्ति समता का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स दैट मेंटेनेंस ऑफ पोस्च्योर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक
मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, और क्या हो जाएगा डाइसेफेलॉन या सेरिबेलम? कौन है ऐसा जो है नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का वह भाग है जो शारीरिक मुद्रा संतुलन एवं साम्य व्यवस्था को क्या करता है? सेरिबेलम नियंत्रित करता है। सेरिब्रम नहीं भाई, सेरिबेलम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? मस्तिष्क में, मेरुदंड में, हृदय में या फिर फेफड़े में? शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, मेरुदंड। क्या सही हो जाएगा बाबू? मेरुदंड। शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? तो मेरुदंड में जो है शरीर के जो है मेरुदंड में जो है रक्त का उत्पादन होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है? निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें, कबड्डी। कबड्डी जो है बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशिता क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है? किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका जो है क्षतिग्रस्त होती है और समय के साथ साथ जो है स्थिति बिगड़ती जाती है? चलिए इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं पहले। ड्राई आई मतलब कि सूखी आंख, या फिर क्या है अवस्था के कारण मांसपेशियों का क्षरण, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद? किसमें ऐसा होता है? ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ग्लूकोमा में। किसमें होता है? ग्लूकोमा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी या हेड गियर है? हेड गियर जो है उसी को, पगड़ी को हेड गियर कहा जाता है। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? झारखंड की, अरुणाचल प्रदेश की, गोवा की या फिर केरल की? बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की जो है एक पारंपरिक पगड़ी है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर केरल? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में जो है बायोपा जो है वह जो है एक पारंपरिक पगड़ी है, बायोपा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो, बाइबल रॉक, किरिगल पोट्टा, हकगाला? क्या है? हकगाला। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट पेड्रो, बाइबल रॉक, किरिगल पोट्टा? क्या है? माउंट पेड्रो, बाइबल रॉक, किरिगल पोट्टा या फिर हकगाला? ये इनमें से कौन सा है श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची चोटी? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो जो है वह श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची चोटी है, माउंट पेड्रो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन सा था? सादत अली खान, अजमत अली खान, मोहम्मद मुकीम, वाजिद अली शाह? निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? सादत अली खान कौन था? सादत अली खान था, या अमजद अली खान था, या मोहम्मद मुकीम था, या फिर वाजिद अली शाह था? इनमें से कौन था जो है अवध का अंतिम शासक? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो था वह अवध का क्या था? अंतिम शासक था। क्या था? अवध का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। सही बताया भाई? हाँ ठीक है। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सारागढ़ी जो है उसकी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1854 में, 1897 में, 1878 में या 1867 में? सारागढ़ी की लड़ाई जो है वह किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1897 में। कब लड़ी गई थी बाबू? 1897 में सारागढ़ की जो है
वह लड़ाई लड़ी गई थी कब? 1897 में। कब बाबू? 1897 में। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है, कोई देश जो है वह वही चीज निर्यात करता है जिसमें वह बहुतायत उत्पाद करता है? यह जो है कौन सा है सिद्धांत? इनपुट आउटपुट मॉडल, हेक्स्चर ओलिन मॉडल, या फिर सुलोवन स्वान मॉडल, या फिर क्या है कॉर्नॉट कंपटीशन मॉडल? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हेक्स्चर ओलिन मॉडल। क्या हो जाएगा? हेक्स्चर ओलिन मॉडल जो है उसी के सिद्धांत पर जो है कोई भी देश जो है किसी भी वस्तु का निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक या बहुतायत मात्रा में उत्पादन करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिनट रुकना, छोड़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए किस जो है सम्राट की अनुमति लेने के लिए भेजा था, उनके दरबार में भेजा था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, या फिर जहांगीर? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा, तो जहांगीर के दरबार में जो है भेजा था। ठीक है, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में भेजा। क्वेश्चन नंबर 22। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है। जिसमें शरीर में जो है किसका अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है? कॉपर का, कैल्शियम का, आयरन का, या फिर सोडियम का? कॉपर, कैल्शियम, आयरन, या फिर सोडियम का? किसका जो है विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें जो है शरीर में अत्यधिक मात्रा में किस चीज का संचयन होता है? कॉपर का होता है, या फिर कैल्शियम का, या फिर आयरन का, या फिर सोडियम का? किसका सबसे अधिक मात्रा में जो है वह संचयन होता है? तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का जो है विल्सन रोग जो है, कॉपर जो है इसमें संचयन होता है विल्सन रोग में। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, या फिर सुनील अरोरा, या फिर एम.एस. गिल? कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्ट्रीट 2.8 पर मिल जाएगा। ठीक है बाबू। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का गुना है। सूर्य का अनुमानित जो व्यास है वह पृथ्वी के कितना गुना है? ये पूछा गया आप लोगों से कि जो है सूर्य का अनुमानित व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 92 गुना है, 109 गुना है, या फिर 146, या फिर 123 गुना है? तो हमारा ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, 109 गुना जो है सूर्य का अनुमानित व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? अमरेली, दाहोद, या फिर भरूच, या फिर गौर मोता? गौर माता मोता भाई, ये इसका नाम सही नहीं लिखा हुआ, ग्वार मोता रहता ना, गौर मोती। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, गौर मोता। ठीक है, ये जो है पश्चिमी बिंदु का नाम है। चलिए आगे देखते हैं 26। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसके तहत जो है कितने जो है आयुष्मान भारत कार्ड के एक वर्ष में कितने रुपए का जो है इलाज करवा सकते हैं या फिर चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा 26 में जो है बी, 5 लाख की सुविधा जो है
प्रदान करता है। कितने लाख की? 5 लाख की जो है सुविधा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। हैलाकंडी, गुंटूर, अलीराजपुर, माहे। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। गुंटूर, हैलाकंडी, कंडी, अलीराजपुर, माहे। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, माहे। कौन सा सही हो जाएगा? माहे। माहे जो है हमारा सही हो जाएगा। भारत में सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? माहे है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? पुरुषपुर, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम, प्रयाग ज्योतिषपुर। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम मतलब कि पुराना नाम जो था वह क्या था? ये चीज पूछा गया, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पुरुषपुर, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम, प्राग ज्योतिषपुर। प्रयाग, प्रयाग नहीं सॉरी, प्राग ज्योतिषपुर है ना बाबू, मैंने गलत पढ़ दिया इसको। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राग ज्योतिषपुर। इसका गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? प्राग ज्योतिषपुर। क्या है? प्राग ज्योतिषपुर। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें वैष्णो देवी जो है वह क्या है? 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं ना भाई। इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम बताइए। कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया द्वारा संचालित सबसे या फिर निर्मित जो है सबसे पुराने जो है संचालित या ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम बताइए। कोलकाता बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है या फिर विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन ए हमारा सही जो है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है वो सबसे प्राचीनतम संचालित जो है बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 हम लोग देखते हैं। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 31। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष में पारित किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956 में, 1948 में, 1964 में या फिर 1965 में? किसमें जो है पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा 1956 में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिसकी मासिक आय से कम या बराबर हो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिसकी मासिक आय कितनी हो? 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो या 12,000 हो। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी हो जाएगा 20,000। 20,000 से कम हो या फिर इसके बराबर हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इसकी व्याख्या भाई शायद मैंने पहले वाली जो है व्याख्या वाली जो क्लास कराई थी उसमें मैंने बता दी है। अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 29। एक सेकंड, अबे भाई ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना भाई। सही हो गया, कट गया भाई, पता नहीं कैसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा अनुच्छेद 75। कौन सा? अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होगा अनुच्छेद 75 के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम। एक सेकंड। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गुआन्स एक दूसरे को पेश करते हैं फल, फूल, बियर, फिश यानी कि मछली। साओ जोआओ जोआओ भाई क्या ही नाम रख दिया इसका। उत्सव के दौरान गुआन्स एक दूसरे को क्या पेश करते हैं? फल पेश करते हैं, फूल, बियर या फिर मछली पेश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। फल, फल जो है ये लोग जो है एक दूसरे को पेश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, लोकमान्य तिलक ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? किसने किया था? 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है गुजरात में बारदौली के स्थानीय किसानों के साथ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई ने किया था या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? हाँ है, ऑप्शन है भाई। लोकमान्य तिलक ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? मधु स्प्रे थी, परसिस खम्बट्टा थी, रीता फारिया थी या फिर सुष्मिता सेन थी? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन जी थी। कौन थी बाबू? सुष्मिता सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में पारित हुआ था। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? 2006 में, 2004 में, 2008 में, 2002 में? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2006 में। कब पारित किया गया था बाबू? 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 312, 206, 208, 300? एक वयस्क मनुष्य में जो होता है कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन दो बी सही हो जाएगा, 206। एक वयस्क मनुष्य में जो है 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है बाबू? 206 हड्डियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब हम देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर कितना? 39। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर पृथ्वी? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, शुक्र जो है सौरमंडल का क्या है? सर्वाधिक गर्म ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर को हस्ताक्षर किया गया था। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर जो है कब हस्ताक्षर किया गया था? ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को, 15 अगस्त 1947 को, 29 दिसंबर 1951 को, 26 जनवरी 1948 को? कब किया गया था? ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर जो है पुर्तगालियों का शासन समाप्त कर जो है हस्ताक्षर करा लिया गया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? वैगाई, अमरावती, भवानी, काबनी है। इसमें से कौन सा ऐसा जो है वह जो है कावेरी नदी की जो है सहायक नदी नहीं है? तो वैगाई जो है वह कावेरी नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। वैगाई जो है वह क्या है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अमरावती, भवानी या फिर काबिनी जो है ये जो है कावेरी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं ये तीनों। चलिए आगे देखते। क्वेश्चन नंबर 42। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब, भीम, कृष्णा, मंजरा? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब पर किया गया है, कृष्णा पर या फिर भीम या फिर मंजरा पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
सलाल परियोजना का निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया गया। सलाल परियोजना का निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया गया। सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, नोंग कर्म नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मेघालय में, असम में या फिर मिजोरम में? नोंग कर्म नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, मेघालय में, असम में, मिजोरम में, कहां पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नोंग कर्म जो है मेघालय में मनाया जाता है। नोंग का नृत्य त्योहार जो है भारत के मेघालय में जो है मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? डोलचोलम, होसगिरी, याकचाम या फिर क्या है, एक मिनट, रंगमा। इसमें से किस नृत्य से जो है त्रिपुरा राज्य को जोड़ा जा सकता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। होसगिरी नृत्य जो है लोक नृत्य से जो है त्रिपुरा राज्य को जोड़ा जा सकता है, या फिर त्रिपुरा राज्य से होसगिरी जो है नृत्य लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच होता है 7, 10, 2, 9। उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच कितना होता है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 7। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 46, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई? यूएसए जर्मनी, यूएसए यूके, यूएसए ताइवान, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा जो है किन देशों द्वारा की गई? यूएसए जर्मनी, यूएसए यूके, यूएसए ताइवान या फिर जर्मनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा? किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूएसए यूके द्वारा जो है 21वीं सदी में आर्थिक साझेदारी होती जो है अटलांटिक घोषणा यूएसए यूके द्वारा की गई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सैटेलाइट फर्स्ट नामक उपग्रह संचार उपग्रह लॉन्च किया? SATRIA फर्स्ट नामक जो है संचार उपग्रह लॉन्च किया किस देश के लिए? स्पेस एक्स ने। मलेशिया, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए? इंडोनेशिया के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। UEFA नेशन लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन ने, क्रोएशिया ने, नीदरलैंड ने या फिर ब्राजील ने? UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता, क्रोएशिया ने जीता या फिर नीदरलैंड ने या फिर ब्राजील ने जीता? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्पेन ने। UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 को किसने जीता था? स्पेन ने जीता। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह, शांतनु गुप्ता, राकेश रस्तोगी, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह जी हैं, शांतनु गुप्ता है या फिर राकेश रस्तोगी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शांतनु गुप्ता जी जो है पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के क्या है? लेखक है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, क्या है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट का नाम बदलकर यह कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन स्कूली शिक्षा मंत्रालय, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर रख दिया गया है
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है बाबू, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सभी लोग इसी तरीके से अपना प्यार और व्यवहार जो है बनाते रहें और अपने भाई को प्यार देते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही भाई, वरना मत करना, और दोस्तों तक जरूर से क्लास को शेयर कर देना।